धन्यवाद कॉमरेड सभा। आज की इस सभा के अध्यक्ष, यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड मुखर्जी, हमारे बीच मौजूद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के महामंत्री कॉमरेड श्री कुमार जी, AIDF के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी जो आप सभी परिवार थे, काफ़ी लोग इनको जानते हैं, अर्नल दास गुप्ता जी, और वर्किंग कमेटी मेंबर्स संजय सिन्हा जी, रानिया जी, और आप ही के फैक्ट्री में AIDF के जो पिछले कन्वेंशन में जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बनाए थे, और इस बार वो हमारे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और एक JCFT मेंबर सपन मुखर्जी, और इस हॉल में, कैंटीन हॉल में एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम, अपना फ्यूचर के लिए कुछ करने वाला काम, और आपका और अपना परिवार जो निर्णय आप लेंगे, जिस पे निर्भय होगा वैसा एक कार्य, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए ये मीटिंग है। भाइयों और बहनों, कई बार ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के लीडर्स आपका डमडम फैक्ट्री का द्वार के सामने आए हैं, सारा किस्सा आपके सामने रखा है, पूरा स्टोरी आपको पता है, और हम लोगों ने डे 1 से लेकर आज तक ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने अपना जो पहले दिन वाला जो स्टैंड था, वो आज भी हमारा वही स्टैंड है। हम कभी अपना स्टैंड बदले नहीं। हम फर्स्ट डे जो कह रहे थे वो आज भी वही दोहरा है। ये जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉरपोरेशन का जो मामला है, ये बहुत पहले से सरकार के नजर में हम लोग चुभ रहा था, और पी चिदम्बरम साहब जब पहली बार पार्लियामेंट में कुछ ऐसा बात रख दिया कि सरकार के पूंजी में जितना पैसा आता है, सरकार के तिजोरी में कितना पैसा आता है, उसमें बहुत ज्यादा पैसा डिफेंस के कर्मचारी के लिए खर्चा हो रहा है, तो हमको कुछ सोचना पड़ेगा। ये एक पार्लियामेंट का स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट को ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ने पहचान लिया कि ये मंत्री जो पार्लियामेंट में खड़ा रहकर जो डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और डिफेंस के बारे में जो उन्होंने बताया, इसका मन में जरूर कुछ ना कुछ होगा। और तब हम जब आपके बीच में आकर उस बात का खंडन करने लगे, उसका मतलब आपको समझाने का कोशिश कर रहे थे, तब अन्य यूनियंस, अन्य फेडरेशंस हम लोगों को पागल करार कर दिया। एक मंत्री ने स्टेटमेंट दिया है और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन चिल्ला पुकार स्टार्ट कर दिया, और लगातार उस स्टेटमेंट के बाद हर 2 महीने, हर 3 महीने में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन एजुकेशन प्रोग्राम्स करता है। और जैसे जैसे दिन बदलते गए, मोदी जी आ गए, 14 में एक नया सरकार का गठन हो गया। उस सरकार ने जो स्पीड पकड़ा, वो आप और मैं अपने आंखों से हम लोग उसको सब देखा है। आप सपन मुखर्जी ने हमको पहले ही बता दिया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा है, तो मैं पूरा हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ मित्रों, मैं जस्ट एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि आज का दिन जो हम पहुंचा है, अभी भी 5 साल सितंबर 30 तारीख को खत्म होने वाला है, और कॉर्पोरेट होने के बाद से लेके अभी तक आपको और हमको फैक्ट्री में रोज एक नया चैलेंज फेस करना पड़ रहा है। हर रोज मन में एक शंका कि पता नहीं क्या होगा, कल क्या आएगा, ऑप्शन आएगा भी या नहीं आएगा, हमारा फ्यूचर का क्या होगा। ये कैसा सेटअप है कि हम लोग सरकारी है और हमारा फैक्ट्री का चारों दीवार, फैक्ट्री का मशीनरी, फैक्ट्री का पूरा जो ढांचा है, ये कॉर्पोरेट में चला गया। ये एज एन एम्प्लॉय, एक वर्कर के मन में कई सवाल आ रहा है। आपका हर सवाल का जवाब ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ढूंढने का कोशिश की, और जब
17 में हम लोग 37 डेज का स्ट्राइक दिल्ली में किया। 37 डेज। आज का जमाने में सोचिए, इस सरकार के बिल्कुल नाक के नीचे ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 37 डेज 2017, तब तक तो कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया, कोई सरकार का आदेश भी नहीं था, लेकिन हम जान चुके थे कि रक्षा मंत्रालय में जो फाइल मूव हो रहा है, जो फाइल में लिखा जा रहा है, ये बाकी फेडरेशन पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी वो आपके सामने लाने से डर रहे हैं। लेकिन हमें गर्व है कि इस डिफेंस में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का लीडरशिप है, जो जैसे ही उस फाइल में उन शब्दों को पढ़ा, उस फाइल का मूवमेंट को समझा और इस फाइल का मतलब को जान लिया, वो सीधे सड़क पे आकर आप लोगों के बीच में बात रखने का कोशिश की। और 2017 का वो ऐतिहासिक स्ट्राइक दिल्ली में, 2019 में हम लोगों ने जो 5 दिन का हड़ताल किया, रिकॉर्ड था, रिकॉर्ड। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक दिन का स्ट्राइक करने के लिए 1000 बार सोचता, लेकिन आप और हम अपने अपने निर्माणी के सामने हम लोगों ने 5 दिन का स्ट्राइक किया। और जब हमारे प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और सारा यूनियन एसोसिएशन, फेडरेशन एसोसिएशन को बुलाकर भारत सरकार ने जब अश्योरेंस दिया कि अब आपका कॉर्पोरेशन नहीं होगा, आप स्ट्राइक विड्रॉ कीजिए, उस अश्योरेंस की वजह से हमने स्ट्राइक विड्रॉ किया। नहीं तो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन इंडेफिनिट स्ट्राइक करने के लिए भी तैयार था। आप भी तैयार थे, हम भी तैयार थे। देश में माहौल वैसा बना था। और जब एग्रीमेंट हुआ, इनके साथ बातचीत हुआ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ, अन्य फेडरेशन के साथ, एसोसिएशन के साथ, हम निश्चिंत रहे कि चलिए बहुत बड़ा कामयाबी हमको हासिल हो गया। लेकिन कोविड का पीरियड में जब आप और मैं दरवाजे से बाहर निकल नहीं सकते, हम घर से दूर जा नहीं सकते, अपने ही माँ बाप का, अपने ही सगे का, अपना ही रिलेशन के लोगों का हम उनका डेड बॉडी देखने के लिए भी नहीं जा सकते थे। ऐसे समय में ये सरकार टेलीविजन पे आकर निर्मला सीतारमण जी ने डिक्लेयर कर दिया कि अभी अभी कैबिनेट मीटिंग हुआ और एक बहुत बड़ा निर्णय बीजेपी सरकार ने लिया है, और ये जो निर्णय है, ये 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 टुकड़ा में हम लोग बांट दिया। अब क्योंकि कोविड था, सभी लोग को लगा कि इसको चैलेंज ही नहीं हो सकता है। आपके ऊपर, मेरे ऊपर एस्मा लगा दिया गया। एस्मा का मतलब क्या है? आप स्ट्राइक का नोटिस दोगे, जेल हो जाएगा। आप स्ट्राइक के लिए मदद करोगे, पानी पिलाओगे आकर जो स्ट्राइक कर रहा है, आपका जेल हो जाएगा, आपका नौकरी चला जाएगा। इतना जबरदस्त तो ब्रिटिश का लोग ने भी हम पे नहीं लादा था। जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि ऐसा रूल तो ब्रिटिश वालों ने भी नहीं लगाया, उन्होंने भी स्ट्राइक करने दिया, हड़ताल करने दिया, लेकिन ये कौन सा कानून है? इस एस्मा के खिलाफ अगर कोई एक फेडरेशन खड़ा था तो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन फाइट किया। हम लोग इसके खिलाफ गवर्नमेंट को विड्रॉ करने लगा। इस निर्णय के खिलाफ कोई एक फेडरेशन अगर खड़ा था जो उसको चैलेंज किया इस गवर्नमेंट का आदेश को कि हम सरकारी नौकरी में आए हैं, हमारा हक बनता है, ये मेरा हक बनता है कि मैं सब बाकी का नौकरी छोड़ के मैं सरकारी नौकरी में आया, तो मुझे बीच में आप कोई भी कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय नहीं बना सकता। ये जब हम लोगों ने चैलेंज किया, ये उस चैलेंज का नतीजा है क्योंकि इतने सारे नौजवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, बहुत सारे लोगों का मन में चल रहा था कि कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, फैक्ट्री है, बस जीएम का ईडी हो गया, एक कॉर्पोरेट का ऑफिस बन गया, लेकिन हम तो आ रहा है, फैक्ट्री आ रहा है, फैक्ट्री चल रहा है, हमको तनख्वाह भी मिल रहा है और फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा फर्क हमको महसूस नहीं हुआ है। YIL में काम करने वाला जो वर्कर है, कम से कम वो ये बात तो नहीं भूल सकता कि हम क्या थे, आज हम क्या हो गए। क्या चल रहा था डमडम फैक्ट्री में और क्या चल रहा है, ये मुझसे ज़्यादा आप लोग को पता है। 5 इयर्स में, पिछला 5 साल में क्या क्या बदलते गया, कैसे कैसे कानून आए, कौन सा इंसेंटिव स्कीम्स आया, कैसे आपका OT बंद किया गया, ये सब आप लोग देखा है। हिस्ट्री रिपीट नहीं होता, हिस्ट्री से हमको कुछ सीखना पड़ता है। हिस्ट्री बार बार रिपीट नहीं होता है, हिस्ट्री मौका देता है
कि अभी सुधर जाओ नहीं तो खत्म हो जाओगे। वो वाला सिचुएशन आपका जिंदगी में, मेरा जिंदगी में अभी आ गया है। भारत सरकार का वकील जब ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के उस चैलेंज को जज साहब के सामने, जब सरकार का वकील आके बोला कि जज साहब, श्री कुमार जी पाठक जी जो बोल रहे हैं ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के लीडर्स कि हम सरकारी थे, आपको हक नहीं बनता हमारा स्टेटस चेंज करने का, वो बिल्कुल सही है। भारत सरकार किसी का स्टेटस चेंज नहीं कर रहा है। हम इनको पूरा सरकार का जितना भी रूल्स रेगुलेशन है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, सब इनको दे रहे हैं। लेकिन कॉर्पोरेट होने के बाद इनका जो डर है कि हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय आप बना देंगे, तो हम लिखित में आपको वकालतनामा दे रहे हैं, लिखित में एफिडेविट साइन कर रहे हैं कि कोई भी वर्कर, कोई भी एम्प्लॉय बिना अपना मर्जी का जबरदस्ती भारत सरकार उसको कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय नहीं बनाएगा। ये इतना बड़ा एक कवच, एक शील्ड इस सरकार के आदेश के खिलाफ आपको ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने दिया। इसीलिए ये 5 साल बहुत सारा फैक्ट्रीज का नौजवानों को महसूस नहीं हुआ कि हम लोग कॉर्पोरेट बन गए। लेकिन अभी वो समय आ गया, जो उन्होंने वहां कोर्ट में लिख के दिया वही बात अब सच हो रहा है। आप और मैं ये भी देखा कि जब कॉर्पोरेट के लिए एक यूनाइटेड फ्रंट बना, हमारा ही बीच का एक फेडरेशन, ये मतलब मैं क्यों आपको दोहरा रहा हूं, ये सीखने जैसा है। हम लोग किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं कर सकते। कौन कब गद्दारी करेगा, कौन आपका पीठ में छुरा डाल देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस सरकार को कुछ करना है। और एक फेडरेशन, एक झंडा, एक लीडरशिप जो बिल्कुल पहाड़ के तरह आपके बीच खड़ा था, आपका हक के लिए फाइट कर रहा था, इस सरकार के खिलाफ कोर्ट केस करके जवाब पूछ रहा था, वो ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन है। और किसी में वो हिम्मत नहीं था। और वो केस के वजह से, वो आपका फाइट के वजह से आज भी हम लोग सुरक्षित हैं। कई बार लोगों ने पूछा ऑप्शन कब आएगा कॉमरेड, और हमारा जवाब था क्यों पूछ रहे हो, सरकारी हो ना, सरकारी तनख्वाह मिल रहा है ना, सरकार का सीजीएस चल रहा है ना, खीसे में सीएसडी का कैंटीन है, मदर फादर को आपका मेडिकल फैसिलिटी मिल रहा है, मदर फादर नहीं तो आपका फादर इन लॉ, मदर इन लॉ को मिल रहा है। आप मर गया तो आपका बीवी सड़क पे तो नहीं आएगा, वो भी नहीं रहेगी तो आपका बच्चा सड़क पे तो नहीं आएगा। सरकारी हो ना, क्यों ऑप्शन के पीछे भाग रहे हो? जब आएगा तब देखा जाएगा और ऑप्शन तुमसे लिया जाएगा। ये अधिकार आपको ये ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने दिया है और किसी ने नहीं दिया है। इतना कॉन्फिडेंस है हम लोग, आपको हर सभा में, हर मीटिंग में हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा था कि आपका मर्जी के खिलाफ आपको कॉर्पोरेट का एम्प्लॉय नहीं बना सकता। वो दिन अभी आ गया, उसका नोटिफिकेशन हो गया। और इसका हमको खबर तब मिला जब 11 मई को कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ, कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के सामने जब हमने ये बात रखा। अभी कॉमरेड अपना इनिशियल भाषण में बंगाली में आपको बता रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था वो क्या बोल रहे हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब के सामने ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन की तरफ से मेन जो हमारा मुद्दा था, वो मेन मुद्दा ये था कि हमारा स्टेटस नहीं बदलना चाहिए। हम लोग आज भी जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये जो अशोक स्तंभ आपने सभी फैक्ट्री का बोर्ड पे से तो हटा दिया, लेकिन हमारा छाती पे से आप इसको नहीं हटा सकता जब तक मैं खुद इसको हटा दूं। सरकार को इसका राइट नहीं है। तो ये अशोक स्तंभ, ये भारत सरकार का चिन्ह, ये हमारा स्टेटस, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटस, ये रिटायर होने तक हमको चाहिए। दैट वाज आवर फर्स्ट स्टेप। कैबिनेट सेक्रेटरी साहब कौन है, शायद आपको कितना लोग को जानकारी है मुझे नहीं पता, मोबाइल सबके पास है। नेशनल काउंसिल का मीटिंग हुआ, आप सबको पता है। नेशनल काउंसिल के वजह से आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस का एरियर्स मिलेगा। नेशनल काउंसिल के वजह से कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का दरवाजा खुल गया।
नेशनल काउंसिल के वजह से डाइजनॉन का डिस्कशन हुआ, ये इश्यूज आपको पता है। लेकिन कौन है ये चेयरमैन? ये चेयरमैन भाई और बहनों, ये वो शख्स है, ये वो अधिकारी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा अधिकारी जिसको बोलते हैं तनख्वाह लेने वाला। आपका फैक्ट्री में सबसे कम तनख्वाह लेने वाला कौन है? कौन है? सबसे कम तनख्वाह किसको मिलता है? 1800, 18,000 पे के ग्रेड पे जिसका है वो मिनिमम वाला सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और इसी सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा सबसे ऊंचा स्थान पे बैठने वाला जो अधिकारी है वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। बाकी जो विभागीय सेक्रेटरीज है ये सब उनके अंडर है। और उस दिन उस मीटिंग में सारे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हेल्थ, सेक्रेटरी डिफेंस, सेक्रेटरी डीओपीटी, सेक्रेटरी फाइनेंस, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, सेक्रेटरी वेलफेयर, सब बैठे हैं। और उनका बॉस सामने बैठा है, उनका अपोजिट में हम लोग फेडरेशन कर रहे हैं, नेशनल काउंसिल मेंबर्स। तो बहुत जबरदस्त मीटिंग था वो। मैं उस मीटिंग का ज्यादा बखान नहीं करूंगा क्योंकि मेरे बाद श्री कुमार जी बात करेंगे, जनरल सेक्रेटरी साहब बात करेंगे। लेकिन ये वो उस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने उस मीटिंग का अंत में बोला, श्री कुमार जी आपने बहुत इश्यूज रेज किया, एक इशू जो आपको खुश करेगा मैं वो बोलना चाहता हूं। मैं उस इशू पे आज से आपको बोलना चाहता हूं। अभी अभी हमने डिसीजन लिया कि कैबिनेट का जो कमिटी रहता है, द कैबिनेट कमिटी हैज डिसाइडेड दैट टिल रिटायरमेंट the existing central government employees in Ministry of Defence under the manufacturing sector, that is ordnance factories, they will continue to be central government employees. आपका बहुत जल्दी ऑप्शन वाला आपका हाथ में आ जाएगा। आप लिख के एक लाइन लिख के दे दीजिए, मैं गवर्नमेंट में रहना चाहता हूँ, बात खत्म। आप रिटायरमेंट तक आपका फुल सिक्योरिटी रहेगा। ये हमने डिसाइड कर लिया। ये इतना बड़ा डिसीजन हम लोग आपको सबको कन्वे किया। मीटिंग में हम लोग जब बात कर रहे थे तो कुछ लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे, क्योंकि बात करना नहीं है, सिर्फ रिकॉर्डिंग करना है। ऐसा भी कुछ लोग रहता है। कोई मीटिंग में अगर आप जाओगे, एक लीडर लड़ रहा है तो दूसरा लीडर सिर्फ वो डिसीजन फ्लैश कर रहा है, जैसे कि खुद ही कर दिया सब कुछ। ये भी एक तजुर्बा हमको उस मीटिंग में आया। लेकिन क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी साहब का मुंह से निकला हुआ बात है, हमको कॉन्फिडेंट था कि थिंग्स आर मूविंग एज पर आवर कोर्ट डिसीजन, एज पर आवर कोर्ट डिसीजन। कई पढ़ा लिखा लोग मुझे एक सवाल पूछा, बैठ जाए, कुछ पढ़ा लिखा लोगों ने मुझे एक सवाल पूछा, रेड्डी जी ये तो सीसीएस रूल में लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट का कोई संस्था पीएसयू में कन्वर्ट होता है तो ऑप्शन देना चाहिए, सरप्लस सेल भेजना चाहिए, ये सारा लिखा हुआ है। तो बोला हाँ भाई लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ था कि जब आप कॉर्पोरेट से, जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपका पिछला पेंशन आपको जरूर मिलेगा, कोई छीन नहीं सकता। वो अमेंड हो गया, अमेंड हुआ नहीं हुआ, कितना लोग को पता है? अच्छा मोबाइल कितना लोग आप लोग इस्तेमाल करता है? कोई नहीं, सब यूज करता है ना। कभी खुद के लिए उसका इस्तेमाल करना, खुद के लिए। दुनिया में क्या चल रहा है ये हम लोग देखता है, लेकिन मेरे बारे में जो जानकारी उस मोबाइल में है वो बहुत कम लोग देखते हैं उसके बारे में। भाइयों बहनों, थोड़ा अपना मोबाइल अपना खुद के लिए यूज करना। दो निर्णय हुआ है, दो निर्णय जो आप लोग का और मेरे खिलाफ है, और अच्छे समय पे हुआ, बहुत अच्छा समय पे। ये बहुत सारा लोग, हम लोगों का बीच में कुछ ऐसा वर्कर था, ऐसा एम्प्लॉय था, ऐसा ऑफिसर था जो ये सोच रहा था कि मेरा 2 साल है, 2.5 साल है, 3 साल है, हम यहाँ से पूरा पेंशन ले लेंगे और वहाँ से कॉर्पोरेट का तनख्वाह लेंगे, आराम से जिएंगे, डबल पेंशन, डबल तनख्वाह, तो हमारा तो सब फायदा हो गया। कुछ महीना पहले ये चल रहा था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ये बात चल रहा था। आज सन्नाटा है, सडनली वो टॉपिक बंद हो गया। कैसे बंद हो गया? रूल 37A अमेंड हो गया है। पहले जो पेंशन आपको मिलता था, अब अगर कॉर्पोरेट ज्वाइन होने के बाद आपसे कोई गलती होता है, आपके ऊपर कोई कंडक्ट रूल लागू होता है,
तो सरकारी पेंशन से हाथ धो बैठोगे, ये बीजेपी सरकार ने अमेंड कर दिया। अभी 1 जुलाई को एक ऑर्डर आया दिल्ली हाई कोर्ट बीएसएनएल कर्मचारी के बारे में। 6th पे कमीशन का उनको रिवीजन मिला। जितना लोग सरकारी छोड़ के कॉर्पोरेट में गया था, 6th पे कमीशन का उनका पे रिवाइज हो गया, उनका पेंशन रिवाइज हो गया। 7th उनको सरकार देने से मना कर दिया। अब 7th के लिए वो लोग क्या करेंगे? वो तो कॉर्पोरेट बन गए, वो सब कोर्ट चले गए। कैट ने बोला कि बिल्कुल सही है, आपको मिलना चाहिए, और उनका फेवर में जजमेंट आ गया। सरकार उस जजमेंट को लेके हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़िए, इस महीना जुलाई 1, 2026 को ये जजमेंट आया है, बीएसएनएल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में हाई कोर्ट का जज ने स्पष्ट बोला है, आप सरकारी थे, है नहीं, आपने अपने सिग्नेचर में लिख के दिया कि मैं कॉर्पोरेट बनना चाहता हूं, तो उस दिन तक जो आपका पेंशन जो भुगतान होना था वो सरकार ने दे दिया, वो दे रहा है। लेकिन पे रिवीजन आप मांग नहीं सकते, क्योंकि यू आर नो लॉन्गर अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपका कोई हक नहीं बनता। पे रिवाइज करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। उन्होंने बोला कि साहब पे कमीशन जब जब भी रिवाइज होता है, हमारा भी बढ़ता था, बढ़ता था, सरकार की मर्जी, उसका पूंजी में, उसका तिजोरी में अगर बहुत पैसा पड़ा है तो कुछ आपको भी देगा, आपका हक नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये बीएसएनएल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जजमेंट आया है, खास करके ये जजमेंट के बाद हमारे क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर जो ऊपर के लेवल के लोग हैं, जो कुछ महीने पहले ऐसे हवे में थे, हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम तो क्लास 1 ऑफिसर हैं, हम जहां भी जाएंगे हमारे लिए सारा रेड कारपेट ही रहेगा, हमको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ये जजमेंट आने के बाद क्लास 1 ऑफिसर भी अपना राय बदल दिया। अब उनको भी समझ में आया कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है। कॉर्पोरेट में जाने के बाद जो कुछ भी लिखा होगा, आपको ये प्रमोशन मिलेगा, टाइम बाउंड प्रमोशन मिलेगा, आपको 3% इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको जो मेडिकल है वो इंश्योरेंस में कवर होगा, वो लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ना भी चाहिए। लेकिन हर एक चीज के नीचे, हर एक सहूलियत के नीचे एक लाइन लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट कमाएगा तब ये सब चीज तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सरकार का जो कर्मचारी है भाई और बहनों, ये बहुत सेफ है। आज हम लोग जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप ही का फैक्ट्री का उदाहरण ले लीजिए। हम 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज था, एक फैमिली था, एक सीजीएम कोई दूसरा फैक्ट्री का सीजीएम को फोन करके बोलता था कि यार हमको ये मटेरियल चाहिए, अभी का अभी भेजिए, नहीं तो मेरा फैक्ट्री में प्रॉब्लम है। वो मानता था बात। आज आपका ईडी 10 बार मांगेगा तो भी वो फैक्ट्री तय करेगा कि इसको देने से ज्यादा फायदा है या टाटा बिरला अंबानी को देने से ज्यादा फायदा है। वो आपके तरफ नहीं देखेगा, वो मुनाफा देखेगा। बदल गया है सिचुएशन। जिसको 20-25 साल सर्विस करना है इस सेक्टर में, डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, उनको आग बंद करके गवर्नमेंट देना चाहिए, क्योंकि आप कॉर्पोरेट में सेफ नहीं रह सकता है। कॉर्पोरेट का रूल में लिखा हुआ है 3 साल लगातार अगर लॉस बुक करता है कॉर्पोरेट, 3 इयर्स कंटिन्यूस अगर लॉस बुक करता है, उस कॉर्पोरेट को गवर्नमेंट का परमिशन लेने का जरूरत नहीं है आपका फैक्ट्री को ताला लगाने के लिए। वो सीधा सीधा फाइल कर सकता है कि हमारा लॉस मेकिंग कंपनी है, हम लोग इसको फाइल कर रहे हैं, हम लोग इसका क्लोजर कर रहे हैं। सरकार ही नहीं कर सकता। अगर आप सरकार में रहोगे, आपका फैक्ट्री में काम भी नहीं रहेगा, तो जो आपका तनख्वाह का डेट है उस डेट को आपको तनख्वाह देना ये सरकार का जवाबदारी है। आप रिटायर हो जाएगा, आपको पेंशन देना ये सरकार का जवाबदारी है। आपका फैमिली को मेडिकल देना ये सरकार का जवाबदारी है। इतना सब जानने के बाद अगर कोई सोचता है कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैंने सब कैलकुलेट करके देखा है और मैं गलत रास्ता जाने के लिए तैयार हूँ, तो ये फेडरेशन का ड्यूटी है, ट्रेड यूनियन का ड्यूटी है कि उस विचार वाले लोगों को समझाना कि अपने आप को अपने साथ, अपने उस निर्णय के साथ
आप अपना परिवार को भी असुरक्षित कर दोगे। कोई नहीं बचा पाएगा आपको, कोई नहीं। बहुत फास्ट चेंज हो रहा है और अगर कोई बचेगा तो सरकारी बचेगा। तरह तरह का सवाल आपका मन में रहेगा मित्रों, सवाल रहना भी चाहिए। आज का मीटिंग हम और श्री कुमार जी जो यहाँ है, हम लोग 1 to 1 के लिए आए हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते जाएंगे और आप सिर्फ सुनोगे, नहीं। ये बैकग्राउंड है। सरकार में रहने से क्या फायदा है, यहाँ रहने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये हम लोग बताने के लिए आए हैं। निर्णय आपका है, अंतिम निर्णय आप ही का, ऑप्शन आपका हाथ में आएगा। आप उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, आंख बंद करके सोचिए कि मेरा फ्यूचर क्या है, इस फैक्ट्री का फ्यूचर क्या है। पूरा दुनिया ट्रम्प साहब को गाली दे रहा है, पूरा दुनिया, लेकिन हम डिफेंस का वर्कर उनको गाली नहीं दे सकता, क्योंकि हमारा जो चक्का जो चल रहा है ना, ये ट्रम्प की वजह से चल रहा है। नहीं तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग को आजकल खरीदने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े कंपनी बाहर आ गए हैं, कंपटीशन स्टार्ट हुआ है। अब हम अकेले नहीं है जो ऐसा बिल्कुल बोल सकते कि हमारा बगैर कुछ नहीं हो सकता। अब अदानी उतर गया है, टाटा उतर गया है, बिरला आ गया है, भारत फर्ज स्टार्ट कर दिया है। इतने सारे कंपनी के खिलाफ आपको और मुझे लड़ना है। लड़ेंगे, लड़ेंगे, अभी तक जिए हैं, आगे भी जिएंगे, लेकिन अपना सुरक्षा के लिए अगर कोई चाहिए तो इसका बहुत सख्त जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको अपने हाथों से दूर मत कीजिए। इसी साल, ये 2026 बड़ा अजीब साल है। कॉर्पोरेट में जाने से 4 पैसा मिलेगा। अरे भाई साहब, 10 साल के बाद आपका तनख्वाह बढ़ने वाला है। वो अभी आज हम जुलाई में हैं, 6 महीने का एरियर्स आपका अकाउंट में आएगा। जितना वो डिले करेगा पे कमीशन, उतना महीनों का एरियर्स, 1 साल का, 2 साल का आपका अकाउंट में डिपॉजिट चालू हो गया, आपका काउंटडाउन चालू हुआ। कितना मांगा है फेडरेशन ने पे कमीशन के पास, उससे ज्यादा क्या देगा कॉर्पोरेट? आज जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा क्या आपको दे सकता है कॉर्पोरेट? दिखाइए कौन सा कॉर्पोरेट है। मेरे नजर में एक है जहां मैं काम कर रहा हूं, एमआईएल। आज का डेट में एमआईएल एम्यूनिशन बना रहा है, बम बाड़ी बना रहा है। ट्रम्प साहब की मेहरबानी, मैं फिर बता रहा हूं, ट्रम्प की मेहरबानी कि एमआईएल में अच्छा लोड है। लेकिन लोड का मतलब ये नहीं कि वो हमारे लिए है। 65,000 करोड़ का टारगेट हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने प्राइवेट कंपनी को जस्ट ऐसे ही दे दिया। 65,000 करोड़, एक भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसमें शामिल नहीं है। तो आपका और मेरा हालत हमको सोचना चाहिए। हम कोई कैडबरी चॉकलेट नहीं बना रहे हैं जो हर गली में हम लोग बेच सकता है। हम कोई ऐसा खिलौना नहीं बना रहे हैं जो हम लोग डमडम मार्केट में जाके बच्चों को बांट सकते हैं। हम वो आइटम बना रहे हैं जो विस्फोटक है, और ये विस्फोट सरकारी है तब तक हम लोग ठीक है, हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स, ऊंच नीच होते रहता है, लेकिन सरकारी है, मेरा तनख्वाह है, मेरा इंक्रीमेंट फिक्स्ड है, मुझे फैसिलिटीज है और दर्जा है। सबसे बड़ी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट का दर्जा है। कहीं पूछ लो, हम ही एक ऐसा, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा जो इतना शान से, अगर कोई पूछेगा तो आप क्या नौकरी करते हो भैया, और हम बिल्कुल शान से बोलते हैं कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। क्या हूँ? सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट। और थोड़ा भी हम लोगों का जो जीव है ये कतराता नहीं है सर्वेंट शब्द बोलने में। हम लोग गर्व महसूस करते हैं, हम सरकारी लोग हैं। तो आप सभी नौजवानों को मुझे इतना ही कहना है, नया लेबर लॉ जो चेंज हुआ, कुछ आपके बारे में लिखा होगा तो मुझे बता दीजिए। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, श्री कुमार जी भी यहाँ बैठे हैं। जितने लेबर लॉज बनाए हैं ये पूंजीपति के लिए बनाए हैं, आपके लिए नहीं बनाए। अब लागू हो गया, 1 अप्रैल से लेबर लॉ लागू। 1 जनवरी से आपको पे कमीशन लागू हो गया। यही साल 1 अक्टूबर से नया एक ढांचा आपका बीच में आने वाला है। तो इतने सारे चैलेंजेस आपके सामने हैं। विकल्प एक है, आंख बंद करके सरकारी देना। सरकारी देना हो सकता है कोई ये सोचे कि वहाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, कम पैसा में इज्जत ज़्यादा है, कम पैसा में सुरक्षा ज़्यादा है। अब बार बार सुरक्षा का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ
अच्छे अच्छे कंपनी हम लोग देखा है जो खत्म हो गया, अच्छे अच्छे कंपनी। एक्सेंचर जैसा कंपनी सैटरडे अपना वर्कर लोग को पार्टी देता है, ग्रैंड पार्टी, एक बड़ा 5 स्टार होटल में पार्टी, सभी एम्प्लॉइज को बुला के और सभी को बोला कि इस साल आपने जबरदस्त काम किया, कंपनी का मुनाफा बढ़ गया, आप सबको पार्टी। और खुश थे सारे एम्प्लॉइज। ये सैंडविच सैटरडे उनको पार्टी दिया, संडे छुट्टी, मंडे सुबह 5 बजे मेल आता है प्राइवेट कंपनी का, वो कंपनी का वो सभी एम्प्लॉइज को कि आपका नौकरी का जरूरत नहीं है। ये है फर्क सरकारी और कॉरपोरेट का। कॉरपोरेट कल्चर को समझिए। आपका आसपास जो लोग हैं, आपका मित्र होंगे, आपका कोई रिलेटिव होगा, आप समझिए उसका हालत क्या है। कॉरपोरेट का आदमी सुबह घर से फ्रेश निकलता और शाम को ऐसे बस में सो जाता है। देखा है आप लोग? उनका जो कंपनी का बस रहता है, आप देखिए कॉरपोरेट का आदमी को। हमारा डिफेंस का वर्कर सुबह भी फ्रेश आता है, शाम को भी फ्रेश घर जाता है। वो सोता नहीं है मित्रों, वो सो के नहीं जाता है। ये फर्क है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, फेडरेशन के नाते एआईडीएफ ने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत फाइट किया, आपके लिए फाइट किया। अब आपको फल खाना है तो लालच को बाजू में रखिए और सही फल चुन के खाइए। गवर्नमेंट ऑप्शन दीजिए। सपन जी बाजू में खड़े इशारा कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, वक्त कम है क्योंकि इसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब भी बोलेंगे। सभी को रिक्वेस्ट है कि कोई अफवाह आपके बीच में आए, कोई कुछ भी बोलता है, कोई कुछ भी बोल देता है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्या गारंटी, मैं इधर ही रहूंगा। आप ही के बीच में दूसरा फैक्ट्री का लोग आके काम किया जब हम सरकारी थे। दमदम को याद है ना, कौन सा फैक्ट्री का लोग आया था आपके पास काम करने के लिए? कौन सा? तो ये जिंदा उदाहरण कम से कम दमदम को तो पता है। तो बाकी अनाप शनाप कोई सवाल का जवाब का जरूरत नहीं। खुद के बारे में सोचिए, सुरक्षित रहिए। लाल सलाम। धन्यवाद, थैंक यू।